प्रीवियस लेक्चर में हमने आई विटनेस की टेस्टिमनी की एक्यूरेसी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे स्ट्रेस है, अगर आई विटनेस को ज़्यादा स्ट्रेस है तब भी क्या है वो उसकी आई एक्यूरेसी को कम करेगा। सस्पेक्ट का लाइनअप कैसे किया गया है, या फिर उससे क्वेश्चनिंग कैसे की गई है, या आई विटनेस की जो आई साइट है वो पुअर तो नहीं थी। क्रॉस इफेक्ट को भी हमने स्टडी किया, और विटनेस बायस, अगर विटनेस है वो बायस है, ठीक है, जो सस्पेक्ट पर्सन है उसको लाइनअप के थ्रू दिखाए गए हैं वो किसी सस्पेक्ट के प्रति बायस तो नहीं है, मतलब पक्षपात तो नहीं कर रहा वो, एट्सेट्रा। ये फैक्टर्स हमने पढ़े थे। ठीक है, अब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे जो इम्प्रूव करती हैं आई विटनेस की एक्यूरेसी को। ठीक है, कि इसमें साइकोलॉजी कैसे इफ़ेक्ट करती है, कि आई विटनेस की जो टेस्टिमनी है उसको एक्यूरेट करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट टेक्निक है हमारी कोग्निटिव इंटरव्यू टेक्निक। कोग्निटिव इंटरव्यू टेक्निक एक क्या है, क्वेश्चनिंग टेक्निक है, जो मोस्टली जुडिशियल जो हमारा पर्सन्स होते हैं, लॉ से रिलेटेड होते हैं, या फिर जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो क्वेश्चनिंग करते हैं। किससे? विटनेस से, जो हमारा चश्मदीद गवाह होता है उससे। और इस क्वेश्चनिंग के थ्रू जो विटनेस की रिट्रीवल का होता है उसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसे इन्हेंस कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें जो रिकॉल मेमोरी होती है वो रिलेटेड होती है हमारी इंटरव्यूइंग में। ठीक है, फिशर एट आल ने 1980 में सबसे पहले क्या किया था, कोई जो कोग्निटिव इंटरव्यू को डेवलप किया था। लेकिन जो प्रेजेंट में जो कोग्निटिव इंटरव्यू है उसमें हम कम्युनिकेशन और कोग्निशन दोनों का क्या है, मेल देखते हैं। जैसे हमारी सोशल साइकोलॉजी है उसमें क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन पर और जो अफेक्टिव पूर्ण हम कैसे किसी से कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप कैसे करते हैं, उस पर फोकस किया जाता है। और जो हमारी साइकोलॉजी है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, उसमें किस पे फोकस किया जाता है, जो गवाह है, विटनेस है, उसने किन चीज़ों को देखा है, किन व्यक्तियों को देखा है, या जो जिस प्लेस पे घटना हुई है, ठीक है, उसको वो कैसे याद कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन जो हमारा कोग्निटिव इंटरव्यू है इसमें सोशल और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल हैं दोनों एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि इसके सोशल एस्पेक्ट के बारे में, या जो हमारा इसका एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है उसके बारे में हम दो तरह की क्या है टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्निक्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन के लिए, कि जो कौन सी ऐसी टेक्निक्स अपनाई जाएँ जिससे क्या हम कम्युनिकेशन को बढ़ा सकें, ठीक है, उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से हम इम्प्रूव कर सकें। और सेकंड आती है हमारी फेज्ड प्रोसीजर। ठीक है, फेज्ड प्रोसीजर क्या होती है, एक हमारी ओपन एंडेड रिपोर्ट भी इसमें पेश की जाती है, और ओपन एंडेड ही क्वेश्चनिंग के थ्रू आई विटनेस से जो उसका विवरण है घटना के बारे में या डिटेल है उससे उगलवाई जाती है। तो वो जो प्रेजेंट जो हमारे यहाँ कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने आई विटनेस के मेमोरी है या फिर उसका रिकॉल है उसको एक्यूरेट करने के लिए उन्होंने बताया कि जितने भी कम्युनिकेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको क्या है कोग्निशन के साथ क्या है जोड़ दिया जाए। ठीक है, जिससे कि क्या हो, जो छानबीन है वो हम इजी तरीके से कर पाएँ। ठीक है, और आई विटनेस की एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जाए। तो इन्होंने कोग्निटिव इंटरव्यू में 4 स्टेप्स को फॉलो किया था। सबसे पहला स्टेप है रैपोर्ट बिल्डिंग। रैपोर्ट एक पुल का काम करता है, जैसे 2 नदियों के किनारों को जोड़ने के लिए पुल से हम क्या है एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा सकते हैं, ऐसे ही है रैपोर्ट हमारे 2 पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन के इम्प्रूव करने के लिए एक पुल का काम करता है। ठीक है, इसमें जो इंटेरोगेटर होता है या जो इंटरव्यूअर होता है जो क्वेश्चनिंग करता है विटनेस से, वो क्या करता है, विटनेस को जो चश्मदीद गवाह है उसको रिलैक्स कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है और उसकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो गवाह को फ्रीली क्या है डिटेल या जो विवरण है घटना का वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी उसको याद है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस घटना के विवरण को एक्सप्लेन करे, और वो क्या है अंदाज़ा ना लगाए, इन्फेरेंस मत नहीं करे। ठीक है, अंदाजे से कुछ ना बोले, अगर एग्जैक्ट उसको कोई चीज़ पता है तभी बताए। कोई भी मनगढ़ंत कहानियाँ अपने आप से स्टोरी को वो क्रिएट ना करे। अगर उसे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो डायरेक्टली उस चीज़ के लिए मना कर दे। इसमें विटनेस को फ्रीडम दी जाती है रिपोर्ट इस्टेब्लिश करने के बाद, कि वो क्या है इजीली अपने पोज के अकॉर्डिंग, कि अपनी गति है उसकी शब्दों की एक्सप्रेस करने की। ठीक है, तो बीच में पोज भी ले सकता है, या फिर जितना भी उसको याद है वो एक्सप्लेन करे सारा, जितना भी विवरण उसने घटना का याद है विटनेस को। और इसमें बीच बीच में इंटेरोगेटर है वो उसको हस्तक्षेप नहीं करेगा।
ठीक है, यानी कि रोकेगा टोकेगा नहीं, उसको इंटरप्ट नहीं करेगा। अब उसको फ्लो में जैसे भी वो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है उसको वो पेशेंसली कलेक्ट करता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है रिक्रिएट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिनल इवेंट एंड आस्क द विटनेस टू रिपोर्ट इन डिटेल। इसमें क्या किया जाता है कि जो काफ़ी सारे सोर्सेज से हम जो क्लू हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, जिससे कि जो विटनेस है उसकी मेमोरी में जितने भी वो रिकॉल कर सके, जितने भी उसने क्लू इकट्ठे कर रखे हैं घटना से, क्राइम का जो इवेंट है उससे रिलेटेड जितने भी उसने क्लू अपने दिमाग में इकट्ठा कर रखे हैं उनको वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिकॉल करके जो इंटेरोगेटर है या इंटरव्यूअर है उसको वो प्रोवाइड करवा सके। सेकेंड स्टेप इसमें ये फॉलो किया जाता है कि जो भी इंटरोगेटर है या फिर जो क्वेश्चनिंग करता है, साक्षात्कार करता है, वो उसको क्या है कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड हो सकती हैं, जो सस्पेक्ट पर्सन है उससे रिलेटेड, उसकी फिजिकल या पर्सनल कॉन्टेक्ट से रिलेटेड हो सकती है। वो इसको इंस्ट्रक्शन दे दे कि वो उसकी फिजिक ऐसी थी, बॉडी अपीयरेंस उसका था, जिससे क्या कर सके जो आई विटनेस है वो रिकन्स्ट्रक्ट कर सके मेमोरी में अपने जो ट्रेसेस थे। ठीक है, जो पहले से वो यानी कि रिकॉल हो जाए उसको इन्फॉर्मेशन का, जो रियल जो हुआ था, इवेंट हुआ था या रियल क्राइम का जो सीन हुआ था उस दौरान क्या है वो अपनी इमेज को दोबारा से रिक्रिएट कर सके। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं कि जैसे किसी कमरे में या किसी बिल्डिंग में कोई ऐसा इवेंट हुआ, क्राइम का इवेंट हुआ, तो वहाँ कोई ऐसी इमेज थी या फिर वहाँ कुछ ऐसा कोई मोमेंटो था, ठीक है, कोई ऐसा पिक्चर थी या फिर कुछ और भी आइटम्स जो जिससे क्या है वो उनको याद कर सके। और नेक्स्ट इसमें क्या है कि इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको भी क्या है इंटरोगेटर है वो आई विटनेस को रिमाइंड करवा सकता है कि उस दौरान जो सस्पेक्ट पर्सन था वो एंगर में था या फिर वो पेशेंस से काम ले रहा था। ठीक है, और दूसरा क्या है जो भी फिज़िकल स्टेट कैसी थी वहाँ की, वहाँ ज़्यादा गर्मी थी, जहाँ क्राइम इवेंट हुआ गर्मी ज़्यादा थी, ठंड ज़्यादा थी, इस टाइप के वो क्वेश्चन है वो उसको इंस्ट्रक्शन देके उसके रिकॉल को वो है बढ़ा सकता है। और कभी कभी क्या किया जाता है जो गवाह होता है, विटनेस होता है, उसको उस प्लेस पे ही लेके जाके खड़ा कर दिया जाता है जहाँ रियल में कोई इवेंट होता है, ताकि वो ईजिली उस चीज़ों को याद कर सके। क्योंकि जिस प्लेस पे ये मेमोरी का एक इफेक्ट है, अगर हम जिस जगह पे किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में स्टडी करते हैं, उसका रिकॉल उसी इन्वायरमेंट में बेटर तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट स्टेप इन्होंने फॉलो किया कोग्निटिव इंटरव्यू में ओपन एंडेड नरेशन का। ओपन एंडेड नरेशन क्या होती है, फ्रीली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। ठीक है, जैसे हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे टाइप होते हैं ना कि हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं होती कि कितना हमें लिखना है। ठीक है, उसमें हम कोई 4 पेज का लिखता है, कोई 3 पेज में उसको कंप्लीट कर देता है। लेकिन जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी यस नो या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो क्लोज होते हैं, उनमें हम अपनी एक्सप्लेनेशन को नहीं डाल सकते। तो ऐसे ही नरेशन में है, इसको जो आई विटनेस है उसको क्या है बिना हेजिटेट हुए जो सारा विवरण है या डिटेल है उसको क्या है एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और फिर जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरोगेटर है या इंटरव्यूअर है वो उसमें से कलेक्ट कर लेता है। जो ओपन एंडेड उसने अकाउंट प्रोवाइड किया है उसके बाद ही ओपन एंडेड क्वेश्चन स्टार्ट होती है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं। अगर कोई भी विटनेस है वो किसी, अगर उसने फेस पे फोकस किया है तो फेस से रिलेटेड क्या है ओपन एंडेड डिटेल प्रोवाइड करवाएगा। अगर उसने उसके कपड़ों पे या उसके एसेसरीज़ पे या फिर उसने कुछ ऐसा वेपन ले रखा था, पिस्टल थी, कोई उसके हाथ में नाइफ था, या फिर उसका कोई व्हीकल है, कार थी उसके पास, बाइक थी, या फिर उसने वो चीज़ कैसी डाल रखी थी, शूज़ कैसे थे, उसके कपड़ों का कैसा कलर था, ये सारी चीज़ों पे अगर उसने फोकस किया है तो उससे उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करेगा। तो इस डिटेल को विटनेस कंपेटेबल क्वेश्चनेबल रूल के अकॉर्डिंग ही हमें फॉलो करना चाहिए। कैसे कि अगर जो विटनेस है उसने अपने क्या, अगर किसी फेस को रिकॉग्नाइज़ किया है तो फेस का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इंटेरोगेटर को क्या करना चाहिए, जो इंटरव्यूअर है उसको फेस से रिलेटेड ही, उसकी अपीयरेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने चाहिए, ना कि उसकी क्या, उसने कौन सा व्हीकल ले रखा था या कौन सा वेपन ले रखा था। ठीक है, जिससे क्या होगा वो एक्यूरेटली चीज़ों को क्या है एक्सप्लेन कर पाएगा और प्रूव भी कर पाएंगे, फिर उसकी छानबीन भी हो जाएगी कि वो जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है वो सही है या गलत है। नेक्स्ट इसमें क्या कर सकता है कि कोग्निटिव इंटरव्यू में जो हमारा ओपन एंडेड नरेशन है उसमें कि इनकरेज किया जाए किसको, आई विटनेस को, चश्मदीद गवाह को इनकरेज किया जाए, जिससे वो क्या है अपनी मेंटल इमेजेस को कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल कर सके उस इवेंट को।
एक हम इसमें कर सकते हैं कि उसको क्यूज़ प्रोवाइड करवाए जाएं। क्यूज़ कैसे भी हो सकते हैं, जैसे टेम्पोरल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि घटना के फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, मिडल में क्या हुआ था, लास्ट में क्या हुआ था। अगर ऐसे हम उसको चीज़ों को याद करने के लिए बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम गेन कर पाएंगे। फिर एंड पार्ट आ जाता है आज कोग्निटिव इंटरव्यू का क्लोजर। क्लोजर में क्या किया जाता है, अंत में गवाह को ये बता दिया जाता है, आई विटनेस को, कि आपका जो भी आपने हमारी मदद की है उसके लिए थैंक यू, और आप हमारे कांटेक्ट में रहिएगा। और उनको इनकरेज किया जाता है कि जो भी आपको एविडेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है या आपको कोई ऐसी बात याद आती है एविडेंस से रिलेटेड या उसकी क्राइम इवेंट से रिलेटेड, तो आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर उसको थैंक यू बोल के गवाह को वहाँ से फारिग कर दिया जाता है। अब ये जो कोग्निटिव इंटरव्यू हुआ इसके बारे में काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई थी। ठीक है, और कोहान एट अल ने 1999 में कोग्निटिव इंटरव्यू को कंपेयर किया, जो दूसरे नॉर्मल इंटरव्यू थे उनसे कंपेयर किया, तो उन्होंने पाया कि जो कोग्निटिव इंटरव्यू की जो एक्यूरेसी है आइडेंटिफिकेशन की, वो 34% मोर पाएगी ज़्यादा जो नॉर्मल इंटरव्यू से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि उसका लाइनअप कैसे किया जाए इंटरव्यू का। नेक्स्ट प्रोसेस जो टेक्निक है, लाइनअप का प्रोसेस है, उसको कैसे किया जाए, उसकी संरचना कैसे की जाए। सबसे फर्स्ट स्टेप में आया कि जिससे कि क्या है, जो सजेशन है उसको कम किया जा सके। सजेस्टिव मतलब इफ़ेक्ट है, सजेशन का जो इफ़ेक्ट है उसको हम कैसे कम कर सकें। तो इन्होंने पाया कि जो आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान जो लाइनअप का हम डेवलप करते हैं उसमें कुछ रिफॉर्म किया जाए, कुछ बदलाव किया जाए, जिससे कि क्या है, जो सजेशन है, सुझाव का इफेक्ट को हम कम करके आई विटनेस की एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकें। तो काफ़ी सारे स्टेप्स फॉलो किए गए थे, जिनमें से हम कुछ मेन स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या किया गया कि लाइनअप के प्रोसेस में है ना, सस्पेक्ट एक ही होना चाहिए एक लाइनअप में। ठीक है, और जो फिलर होते हैं, इनोसेंट पर्सन होते हैं, वो क्या है 4 से 5 होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फिलर की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके फीचर्स हैं, जैसे उसकी किसी के फेस पे बर्थ मार्क है, किसी अपराधी के या क्रिमिनल के फेस पे, तो जो फिलर्स हैं वो भी क्या है, ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, जैसे उसके फेस पे कोई बर्थ मार्क है, कोई सिंबल हो, तो वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड सिमिलर होनी चाहिए। नहीं, अगर किसी के फेस पे बर्थ मार्क नहीं होगा फिलर के और सस्पेक्ट पर्सन के फेस पे बर्थ मार्क होगा, तो क्या करेगा जो विटनेस है, अगर उसको गवाह पहले उसने देखा नहीं होगा तब भी वो क्या है, डिफ्रेंशिएशन के थ्रू यानी कि विभेदीकरण के तरीके से वो उसको कलेक्ट कर लेगा, चाहे वो पर्सन सस्पेक्ट हो या ना हो। फिर नेक्स्ट क्या किया गया कि जो इसमें जो लाइनअप का प्रोसेस है, इसमें फ़ोटो एरे या फिजिकल लाइनअप के जो प्रोसेस है, उसको आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में जो फिलर हमने पहले यूज़ किए गए हैं उनको दोबारा से रिपीट ना किया जाए। जैसे आइडेंटिफिकेशन के दौरान में सस्पेक्ट पर्सन 3 से 4 हैं, तो फिलर में हम क्या है, जो लाइनअप का प्रोसेस है उसमें फिलर को भी चेंज किया जाए और सस्पेक्ट पर्सन को भी चेंज किया जाए। और जो सस्पेक्ट पर्सन है उसकी फ़ोटोग्राफ है वो करंट की होनी चाहिए। ठीक है, अगर विटनेस एक से ज़्यादा हैं, 3 या 4 हैं, तो उनका क्या है, आपस में उनको इंटरेक्शन ना करने दिया जाए। और जो भी इंटरेक्शन ना तो उनको घटना से पहले ना उनको बाद में, जब विटनेस की आज टेस्टिमनी हम उसकी हो रही होती है टेस्टिमनी के रूम में, ना तो उनको पहले डिस्कशन करने दिया जाए ना बाद में डिस्कशन करने दिया जाए। और कोई भी क्यूज़ नहीं प्रोवाइड करने चाहिए किसको, विटनेस को, जो इंटरोगेटर है उसको क्यूज़ नहीं प्रोवाइड। जैसे कि कोई क्रिमिनल है, पहले उसको ये बता दिया जाए कि वो सज़ा याफ्ता है, उसको पहले किया है किसी क्राइम के दौरान वहाँ उसको पनिश किया जा चुका है, या फिर उस पर कोई केस फाइल हो चुका है, या फिर उसको कहीं किसी केस में अरेस्ट किया जा चुका है, तो ऐसे ही उसको क्लू नहीं प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे भी क्या है, लाइनअप के प्रोसेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है लाइनअप के प्रोसेस में ये ब्लाइंड एडमिनिस्ट्रेशन। ब्लाइंड एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है लाइनअप को बनाने वाला है, उसको ना तो उसको पता हो कि कौन सस्पेक्ट है और कौन इनोसेंट या फिलर पर्सन है, और ना ही केस को विटनेस को पता होना चाहिए। ठीक है, और इसको क्या किया जाता है, मोस्टली जो डिटेक्टिव पर्सन होते हैं, जो जासूस होते हैं, जो केस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, वही क्या है, लाइनअप को कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटर को, क्योंकि कई बार क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर इनडायरेक्ट वे में भी कुछ ऐसा सिंबल या फिर ऐसे कुछ लाइनअप को वो क्या है प्रोसेस कर सकता है, जिससे कि क्या है, आई विटनेस को क्लू मिल जाता है। तो इसमें लाइनअप का जो प्रोसेस है ब्लाइंड एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें 2 बातों का मेजरली ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो लाइनअप एडमिनिस्ट्रेटर है वो ऐसा पर्सन लिया जाए जो इस केस में पहले से इन्वॉल्व ना हो, न्यू पर्सन को अपॉइंट किया जाए। और सेकंड इसमें क्या है, फोल्डर मेथड को यूज़ किया जाए। फोल्डर मेथड कैसे कि अगर एक सस्पेक्ट पर्सन है हमारा,
और क्या है 4 से 5 क्या है हमारे फिलर हैं, इनोसेंट पर्सन हैं। तो उनको 10 फोल्डर में डाला जाए। टोटल कितने पर्सन हो गए हमारे 6 हो गए, ठीक है। और 4 क्या हमारे हो गए डमी फोल्डर्स हो गए, उन फोल्डर्स में डाला जाए। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उनको पैरेलल में ना बैठ के आई विटनेस के वो क्या है क्रॉस में बैठे, आमने सामने, मतलब उसको, जिससे उसको फिलर है या इनोसेंट पर्सन कौन है या सस्पेक्ट पर्सन कौन है उसके बारे में कोई भी अंदाजा ना तो एडमिनिस्ट्रेटर को हो कि कौन सा उसने फोल्डर उठाया, डमी फोल्डर उठाया है या जिसमें सस्पेक्ट था या इनोसेंट पर्सन था। इससे भी क्या है आई विटनेस की एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है विटनेस की इंस्ट्रक्शन कैसे दी जाएँ, जो क्वेश्चनिंग के दौरान उसको कौन सी इंस्ट्रक्शन दी जाएँ जिससे कि आई विटनेस की एक्यूरेसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो फोटो सेशन होता है या हमारा लाइव क्या होता है लाइनअप होता है, उसमें सिर्फ उसको ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि जो आपको एक सीरीज़ दिखाई जा रही है लाइनअप के फोल्डर्स की, उसमें सस्पेक्ट पर्सन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जिससे क्या होगा सस्पेक्ट जो विटनेस है वो अवेयर हो जाएगा कि हाँ कि अगर नहीं है तो उसको क्या है उसको प्रोब किया जा सकता है, उसकी छानबीन की जा सकती है अगर वो झूठ बोल देगा तो। और नेक्स्ट इसमें कर सकते हैं कि चाहे वो उसको पहचाने, ठीक है, उसको ये भी बता दिया जाए, ये भी इंस्ट्रक्शन दे दी जाए। अगर आप किसी भी एक पर्सन को चूज़ भी कर लेते हो, आइडेंटिफाई भी कर लेते हो, फिर भी आपको क्या है इसके जो हमारे हायर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो हायर अथॉरिटी है हमारी, वो इसको को प्रोब करेगी, यानी कि उसकी दोबारा से छानबीन की जाएगी। जिससे क्या होगा वो थोड़ा सा डर के रहेगा आई विटनेस, ठीक है, और एक्यूरेट अपने क्या है अपनी मनगढ़ंत कहानियों के बजाय वो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेगा। और इसमें क्या कर सकते हैं जो आई विटनेस के प्रोसेस में है वो डिस्कशन ना करने दिया जाए, जैसे कि हमने लाइनअप के प्रोसेस के दौरान पढ़ा है, ठीक है, उनको डिस्कस ना करें और ना ही उनको किसी बाद में भी किसी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू वो एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर पाएँ अगर एक से ज़्यादा आई विटनेस है। नेक्स्ट हमारा आता है सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन। देखो लाइनअप का प्रोसेस है दो तरह से किया जा सकता है, दो तरीक़ों से। एक तो हमारा क्या है साइमल्टेनियस, एक हमारा सिक्वेंशियल है, ठीक है। साइमल्टेनियस में क्या है जो हमारे इनोसेंट पर्सन होते हैं और सस्पेक्ट पर्सन होते हैं उनको साथ में क्या है खड़ा कर दिया जाता है एक लाइनअप में। जबकि सीक्वेंस में क्या है क्रम में चलते हैं, एक के बाद पहला है सस्पेक्ट पर्सन फिर इनोसेंट पर्सन, उनको एक क्रम में एक सीरीज़ में एक दूसरे विटनेस के सामने पेश किया जाता है। तो जो सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है उसमें क्या है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है एक्यूरेसी क्या है बढ़ाई जा सकती है, और जो मिस आइडेंटिफिकेशन है या फॉल्स आइडेंटिफिकेशन जिसको बोल सकते हैं या फिलर आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये सारे सेम चीज़ें हैं। इनोसेंट पर्सन को जब आइडेंटिफाई कर लिया जाता है सस्पेक्ट के बिहाफ में तो वो उसकी ये चांसेस हैं जो गलती के चांसेस हैं उसको कम किया जा सकता है। और कैसे कम किया जा सकता है कि ब्लाइंड एडमिनिस्ट्रेशन का भी यूज़ किया जाए सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन में। अगर इन दोनों को कंबाइन करके यूज़ किया जाए तो आई विटनेस की टेस्टिमनी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ वर्बल ओवरशैडोइंग। वर्बल ओवरशैडोइंग में क्या है अगर कई बार क्या होते हैं हम जब रैपोर इस्टेब्लिशमेंट करते हैं आई विटनेस के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं लिबरली रिस्पॉन्स क्राइटेरिया आपको बोल दिया जाता है कि हम उसको इनकरेज करते हैं कि आप बिना हेजिटेट हुए डिटेल में क्या है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करो। तो कई बार क्या होता है विटनेस ने या तो उसने अच्छे से उसके मेमोरी ट्रेसेस नहीं बने होते या फिर उसने क्या है कई बार फेस को ही रिकॉग्नाइज किया होता है या फिर उसको वेपन पे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही फोकस होता है तो उसी को वो नरेट करता रहता है, जिससे क्या होता है आइडेंटिफिकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो उसकी डाउन चली जाती है। तो ओवरशेडोइंग को क्या है अवॉइड करना चाहिए किसी भी वर्बल ओवरशेडोइंग को, यानी कि वो वर्ड्स का है या किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन रिपीट में ना करें। नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग ऑफ वुल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। जो भी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है जैसे कि आई विटनेस ने एंट्री की है विटनेस रूम में तब से लेकर जब वो आई विटनेस का रूम है उसने वहाँ से एग्जिट किया है तब तक की है वो फुल क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है आई विटनेस ने गवाही दी भी है लेकिन कई बार बॉडी इमेज है वो उसके क्या अपोजिट होती है, जैसे भी उसने विवरण या डिटेल दी है तो बॉडी मूवमेंट से भी साइकोलॉजिस्ट उसकी माइंड को स्टडी कर सकते हैं कि उसने जो भी आई विटनेस की जो डिटेल प्रोवाइड करवाई है क्राइम से रिलेटेड सस्पेक्ट से रिलेटेड वो एक्यूरेट है या नहीं, तो इसकी छानबीन की जा सकती है, प्रूव किया जा सकता है उसको। फिर अदर मेजर्स हैं जिससे क्या कर सकते हैं हम आई विटनेस की टेस्टिमनी की एक्यूरेसी को हम बढ़ा सकते हैं। रिटेंशन का इंटरवल, जो हमारी पब्लिक स्टेटमेंट है क्राइम इवेंट हुआ और उसकी पब्लिक स्टेटमेंट ली गई यानी कि गवाही ली गई उसकी टेस्टिमनी ली गई उसके दौरान में ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द क्या है उसकी टेस्टिमनी ली जानी चाहिए, पब्लिक स्टेटमेंट ली जानी चाहिए। क्यों ली जानी चाहिए? क्योंकि यहाँ हाइपोथेसिस कौन सी फॉरगेटिंग हाइपोथेसिस काम कर जाती है, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के बाद है हमारे मेमोरी ट्रेसेस है वो फेड होना शुरू हो जाते हैं, फॉरगेटिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इमोशनलिटी ऑफ इंटरोगेटर।
जो प्रश्न करता है, इंटरव्यूअर है या इंटरोगेटर है, वो क्या है, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर क्वेश्चन करता है, इंटरोगेटर है, वो इमोशनली स्टेबल नहीं होगा तो क्या करेगा, छोटी छोटी बातों पे क्या है, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। अगर वो उससे एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, अगर वो घुमा फिरा के बातों को बोलेगा विटनेस, तो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेटर है, उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा वो। तो जिससे क्या होगा, वो आई विटनेस है वो स्ट्रेस में चला जाएगा और एक्यूरेटली अपनी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो स्टडीज़ हुई थी काफ़ी सारी, उनमें ये पाया गया है जो इमोशनली स्टेबल इंटरोगेटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इन्फॉर्मेशन को गेन कर पाता है। किससे? आई विटनेस से। किसके कंपैरिजन में? जो इमोशनली स्टेबल नहीं होते उनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारा है कि विटनेस का इंटॉक्सिकेशन। विटनेस क्या है? जो हमारा आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह है, वो किसी प्रकार का शराब, ड्रग्स या फिर कोई ऐसे मादक पदार्थों का तो यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसकी आई विटनेस की मेमोरी की एक्यूरेसी को रिड्यूस करती हैं। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? अगर कोई शराबी व्यक्ति है, ठीक है, क्योंकि सोफिया व्यक्ति होते हैं ना, जो जितने हमारे होते हैं सोफ़ी, जो सोबर व्यक्ति होते हैं, जो नो अल्कोहलिक हैं या किसी भी ड्रग्स से या फिर किसी मादक पदार्थों से वो नहीं होते, तो उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ठीक है, उनके मेमोरी में ट्रेसेस अच्छे से रिकॉर्ड हुए होते हैं। किसके कंपैरिजन में? जो शराबी व्यक्ति होता है या जो फिर ड्रग एडिक्ट होता है, विटनेस इंटॉक्सिकेटेड होता है। तो इसको इन फैक्टर्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो गवाह को बुलाया जाए तो उस दौरान ही उसका बात का ध्यान रखा जाए कि विटनेस ने क्या है, किसी चीज़ का, शराब का या किसी और ड्रग का यूज़ ना कर रखा हो, ठीक है, वो सोबर हो उस दौरान, गवाही के दौरान। या फिर कई बार ऐसे भी पर्सन होते हैं, वो क्या है, दिन रात उनका क्या है, शराब से ही काम चलता है, सुबह भी उनकी शुरू शराब से होती है और रात भी उनकी शराब में ही जाती है। तो ये उन पर्सन को कैसे डील किया जाए? तो उनको लाइनअप के थ्रू शो अप किया जाए, ठीक है, लाइनअप ना दिखाया जाए। लाइनअप में तो क्या होता है, फिलर और इनोसेंट पर्सन है हमारा, फिलर और इनोसेंट है या सस्पेक्ट पर्सन है, दोनों को कंबाइन करके दिखाया जाता है। शो अप में सिर्फ क्या है, सस्पेक्ट पर्सन को दिखाया जाए, जिससे भी क्या है, हम एक्यूरेटली उनसे डिटेल अपनी जो विवरण है घटना का वो निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, जनरेटिंग डिस्क्रिप्शंस। जो विवरण है उसको डिस्क्राइब ही है करने के लिए उसको ऐसे क्लू प्रोवाइड करवाए जाएं। किसके थ्रू? जो अपराधी का कोई भी उसका विवरण दे दिया जाए कि वहाँ उस इवेंट के दौरान ये वहाँ इंस्ट्रूमेंट थे, या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा था, या फिर अपराधी ने, ये जो सस्पेक्ट पर्सन है हमारा, उसने कुछ कैसे वर्डों का यूज़ किया था, या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट कौन कौन से हैं, क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं, उसकी अपीयरेंस कैसी थी, वो किस फॉर्म में लग रहा था। जैसे कई बार किसी पर्सन को देखने से रह जाता है किसी ड्रेस कोड से कि वो वहाँ किसी सेम प्रोफेशन में काम कर रहा है, जैसे कि कोई ड्राइवर है या फिर कहीं नर्सिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, हॉस्पिटल में कहीं काम कर रहा था, या फिर किसी फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है, तो ड्रेस कोड से भी कई बार पहचाना जा सकता है। या फिर उसकी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी, कि वो बात करने से या उसकी बिहेवियर से या पर्सनैलिटी से कैसा दिख रहा था, इंटेलिजेंस था या फिर इमोशनली स्टेबल नहीं था, या फिर पागल सा, बेवकूफ़ सा, मतलब ऐसे कुछ रिलेट करके उन चीज़ों को हम बता सकते हैं कि अगर ऐसा हम उसको विवरण पेश करेंगे तो क्या करेगा, आई विटनेस के जो ट्रेसेस हैं वो एक दूसरे से रिलेट होना शुरू हो जाएंगे और वो उसका रिकॉल है, जो रिट्रीवल है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये सारे हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी। मेजरली क्या है, कोग्निटिव इंटरव्यू है। कोग्निटिव इंटरव्यू को क्या माना जाता है, मोस्टली ये माना जाता है कि जो पुलिस इंटरोगेशन होती है उसके दौरान जो इंटरव्यू होता है उससे कि ये अपोजिट है, इससे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है कोग्निटिव इंटरव्यू, लेकिन ये एक्यूरेसी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आई विटनेस की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए या फिर उससे डिटेल है वो एक्यूरेटली लेने के लिए हमें कोग्निटिव इंटरव्यू, लाइन अप का प्रोसेस है और अदर मेजर्स हैं, जैसे रिटेंशन का इंटरवल है, इन सब चीज़ों पे हमें मेजरली फोकस करना चाहिए, जिससे कि क्या हम आई विटनेस की एक्यूरेसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं।